CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 143, पाठ संख्या 12, गंगा की कहानी। पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आप पाठ के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गोमुख कहते हैं। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है, जहां देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। राजा भागीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। यहाँ से मैं नीचे ढुलकती चली और मेरा रूप और निखरने लगा। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। यहाँ पर एक चित्र है। चित्र में पहाड़ियों में से एक छोटी सी धारा निकल रही है जो आगे जाके गंगा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई है। पृष्ठ संख्या 144। देवप्रयाग में मुझे अलकनंदा आ मिली। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं। कई कारखाने खुल गए हैं। इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के पास से एक नहर निकाली गई है जिसे गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुंच जाती हूँ। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं। इन कारखानों को पानी मुझसे ही मिलता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुंचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। पृष्ठ में 3 चित्र है। दाईं ओर पहला चित्र गंगोत्री का है। दूसरा चित्र बाईं ओर ऋषिकेश का है। तीसरा चित्र दाईं ओर प्रयागराज का है। पृष्ठ संख्या 145। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपने गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुँचती हूँ। यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। पश्चिम बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है, वहां उसका नाम पद्मा पड़ गया है। दूसरी धारा कोलकाता, कलकत्ता की ओर जाती है। वहां मुझे हुगली भी कहते हैं। अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देता है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं।
मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता था। पृष्ठ में दो चित्र दिए गए हैं। ऊपर की ओर दाईं तरफ वाराणसी का चित्र है तथा बाईं ओर कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का। पृष्ठ संख्या 146। बातचीत के लिए। एक, यहाँ दिए गए चित्र को समझिए और समझकर पानी के स्रोतों के नाम बताइए। पहला चित्र, पहाड़ी से निकलती हुई नदी। दूसरा, हिमखंड। तीसरा, हैंडपंप से निकलता हुआ पानी। चौथा, झरनों में से गिरता हुआ पानी। पांचवा, कुआं। एवं छठा, तालाब। 2, आपके निवास स्थान के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं? 3, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? 4, आप नदियों के जल को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 147। पाठ से। 1, यहाँ दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर जल की बूंद का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। क, मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? 1, गोमुख। 2, गंगा नदी। 3, पर्वत। 4, नगर। ख, लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। यहाँ किस ओर ध्यान जाने की बात कही गई है? 1, गंगा में प्रदूषण की ओर। 2, गंगा में चमकीले रंग की ओर। 3, गंगा जल की पवित्रता की ओर। 4, गंगा की धाराओं की ओर। ग, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? 1, कारखानों और नगरों द्वारा नदियों में डाले जाने वाले अपशिष्ट से। 2, कारखानों के धुएं से। 3, नदी तथा तालाब में स्नान करने से। 4, तेज आवाज में भोंपू बजाने से। पृष्ठ संख्या 148। घ, यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का भाव है: 1, एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना। 2, विपरीत दिशा की ओर बहना। 3, 2 धाराओं में बट जाना। 4, 2 धाराओं का मिलकर बहना। 2, यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, गंगा नदी के किनारे बसे कुछ नगरों के नाम लिखिए। ख, गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा को क्या हानि हुई है? ग, कुंभ का मेला कब कब और कहां कहां लगता है? घ, गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। उपयुक्त वाक्य से संबंधित यहाँ लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से क्या तात्पर्य है? 2, काशी पहुंचते पहुंचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला क्यों हो जाता है? 3, पाठ के आधार पर सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क, गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थान हैं। ख, गंगा का जन्म अरावली की गोद में हुआ है। ग, कारखानों का गंदा पानी गंगा के जल को दूषित कर रहा है। घ, गंगा का एक नाम भागीरथी है। अंग, पश्चिम बंगाल में गंगा की 3 धाराएं हो जाती हैं। पृष्ठ संख्या 149। मिलान कीजिए।
स्तंभ क और स्तंभ ख का आपस में मिलान कीजिए। स्तंभ क, गंगा का उद्भव, देवप्रयाग, औद्योगिक नगर, बांग्लादेश, तीर्थ स्थान। स्तंभ ख, तीर्थ स्थल। स्तंभ ख, वाराणसी, गोमुख, पद्मा नदी, अलकनंदा, कानपुर। उदाहरण के लिए गंगा का उद्भव का मिलान गोमुख के साथ किया गया है। इसी प्रकार से आगे के शब्दों को स्तंभ क और स्तंभ ख का मिलान आपने स्वयं करना है। भाषा की बात। 1. इस वाक्य को पढ़िए। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में होता शब्द होना क्रिया का रूप है। यहाँ दिए गए वाक्यों में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता, रिक्त स्थान है। ख, कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित, रिक्त स्थान। ग, आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे, रिक्त स्थान। घ, पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना, रिक्त स्थान है। अंग, यह काम कल ही रिक्त स्थान था, परंतु किसी कारण से रिक्त स्थान पाया। पृष्ठ संख्या 150। 2. पाठ में हिमालय शब्द हिम और आलय शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार यहाँ दिए गए शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। पुस्तक, पुस्तकालय। देव, विद्या, मेघ, भोजन। इन शब्दों के साथ आलय शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाइए। अब अपने बनाए हुए शब्दों का अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3. यहाँ गंगा नदी के दृश्य में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। शब्द हैं हिमालय, पवित्र, निर्मल, गोमुख, औद्योगिक, शांत, प्रसिद्ध, जल, चमकीला, नगर, तीर्थ और तट। पृष्ठ संख्या 151। 4. मैं काम कर रहा हूँ। मेरे कर में लेखनी है। यहाँ पहले वाक्य में कर शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में हुआ है तथा दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ हाथ है। कर का एक अन्य अर्थ टैक्स भी होता है। इस प्रकार आपने देखा कि अलग-अलग वाक्यों में प्रयोग के कारण एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं। अब आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक और अन्य स्रोतों से ऐसे शब्दों की एक सूची तैयार कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समझ और अनुभव। 1. गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों के जुड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? 2. यदि नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3. पाठ में कानपुर को भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। यहाँ औद्योगिक नगर से क्या आशय है? कलाकारी। यहाँ दिए गए जल संरक्षण विषय पर एक चित्र दिया गया है। आप भी दिए गए स्थान पर कोई चित्र बनाकर जल संरक्षण का एक उपाय सुझाइए। पृष्ठ के निचली तरफ बाईं ओर एक उल्टी छतरी का चित्र है जिसमें बारिश का पानी जमा हो रहा है तथा ये एक जल संरक्षण का उपाय है। साथ में एक खाली स्थान दिया गया है जहां पर आपने चित्र बनाकर जल संरक्षण का एक उपाय सुझाना है। पृष्ठ संख्या 152। गंगा से बातचीत। गंगा अपने चमकीले रंग को मटमैला होते देखकर दुखी है।
यदि आपको कभी गंगा नदी से बात करने का अवसर मिले तो आपकी क्या बातचीत होगी? यहाँ पर दो बच्चों का चित्र है तथा साथ में गंगा नदी का भी चित्र है। यहाँ पर दो बच्चों के चित्र हैं तथा पहाड़ी में से निकलती हुई गंगा नदी भी है। साथ ही खाली स्थान दिया गया है जहाँ पर आप गंगा नदी से अपने संवाद को लिखेंगे। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। एक, विद्यालय के पुस्तकालय अभिभावकों तथा अन्य स्रोतों से गंगा की सहायक नदियों के बारे में पता लगाइए। साथ ही यह भी पता कीजिए कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है और उनके किनारे कौन-कौन से प्रसिद्ध नगर स्थित हैं। 2. नदियों को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता कीजिए। इसके लिए आप पुस्तकालय, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 153। गगनयान। कक्षा में अध्यापिका का प्रवेश और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन। सभी विद्यार्थी, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। कक्षा 3 में हमने चंद्रयान को जाना और कक्षा 4 में आदित्य L1 के साथ सूर्य से भी भेंट कर आए। आशा है कि ये दोनों यात्राएं आप लोगों को आनंदमय लगी होंगी। अध्यापिका कहते हुए मुस्कुराती है। शर्मिला, जी अध्यापिका जी, मैंने तो कल्पना में अपना अंतरिक्ष विमान भी सोच लिया है। कुछ विद्यार्थी, सच? हमें भी दिखाओ। कक्षा में बातचीत होने लगती है। अध्यापिका, क्या बात है? अपना टैब चालू करते हुए कहती हैं। आज भी हम एक अनोखे यान के बारे में जानने वाले हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम किस नए यान के बारे में जानेंगे? साधना, अध्यापिका जी, क्या हम तारायान के बारे में जानेंगे? राकेश, शायद बादलयान। दीक्षा, मेरा मन तो कहता है कि आप शनियान की बात करने वाली हैं। सानिया, और मेरा अनुमान है कि मंगलयान की बात होने वाली है। मनोहर, अध्यापिका जी, मुझे लग रहा है कि हम शुक्रयान की बात करेंगे। अशरफ, और मुझे लगता है कि आज आप आकाशयान के बारे में बताएंगी। मैं गर्मियों में जब रात को घर की छत पर सोने के लिए लेटता हूँ तो देर तक आकाश को देखता रहता हूँ। गांव में तो बहुत सारे तारे भी दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 154। अध्यापिका, बहुत सुंदर बात कही अशरफ। रत्ना, उत्साह से, अध्यापिका जी, मैं जब भी बादल देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उन पर चढ़कर पूरे आकाश की यात्रा कराऊं। अध्यापिका, लगता है आप सब बच्चे सभी ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं, पर आज हम जिस यान की बात करने वाले हैं उसका नाम है गगनयान। अशरफ का अनुमान लगभग सही था। तो बताइए, तैयार हैं आप जानने के लिए? विद्यार्थी, उत्साह एवं ऊर्जा से, जी हाँ। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जहां पर अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 155। डोलमा। अध्यापिका जी, मेरा मन तो करता है कि मैं कई प्रकार के यानों के बारे में जानूं। और सतविंदर, अध्यापिका जी, इसका मन तो यह भी करता है कि यह सब यानों में बैठकर दूर दूर तक घूम आए। कुछ बच्चे हंसते हैं। अध्यापिका हंसते हुए, अच्छा ये बात है। हो सकता है आप में से कोई वैज्ञानिक बने और किसी यान में बैठकर जाए। संदीप, अध्यापिका जी, मैंने गगनयान के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना है। सभी विद्यार्थी, हमने भी गगनयान के बारे में कभी नहीं सुना। अध्यापिका, बच्चों,
हमारे देश के वैज्ञानिक इस यान के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आशा है कि यह मिशन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। साधना: अध्यापिका जी, यह गगनयान क्या करेगा? विजय: अध्यापिका जी, गगनयान हमें आकाश में घुमाएगा क्या? अध्यापिका: नहीं बच्चों, गगनयान हमें संपूर्ण अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा। इसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है। पीटर: अध्यापिका जी, मनुष्य तो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुका है और जा रहा है। मेरी माताजी ने मुझे बताया था। अध्यापिका: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, किंतु गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उन्हें समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस पृष्ठ के मध्य में दाईं तरफ एक अंतरिक्ष यान का चित्र है। पृष्ठ संख्या 156। सानिया: अच्छा, यह भारत का पहला यान होगा जो मनुष्य को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अध्यापिका: बिल्कुल सही। यदि भारत ने सफलतापूर्वक गगनयान तैयार कर लिया तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब भी खुले आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर पाएंगे। मुस्कुराती हैं और यह सुनकर बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। अशरफ: अध्यापिका जी, गगनयान में सबसे पहले कौन अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका: गगनयान मिशन 3 चरणों में विभाजित है। पहले 2 चरण मानव रहित होंगे तथा तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। साधना: तो क्या पहले चरण में खाली यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? अध्यापिका: नहीं, पहले चरण में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मनोहर: ये व्योम मित्र कौन है अध्यापिका जी? अध्यापिका: इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने व्योम मित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, जिसे गगनयान मिशन के अंतर्गत पहले चरण में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बच्चे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सुनकर चकित हो जाते हैं। पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक ह्यूमनॉइड रोबोट का चित्र है। पृष्ठ संख्या 157। दीक्षा: अध्यापिका जी, व्योम मित्र रोबोट अंतरिक्ष में जाकर क्या करेगा? अध्यापिका: व्योम मित्र अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी एकत्रित करेगा, सुरक्षा की जांच करेगा और अंतरिक्ष यान प्रणाली पर नजर रखेगा, ताकि जब अंतरिक्ष यात्री वहां जाएं तो उन्हें अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पीटर: अध्यापिका जी, अंतरिक्ष में तीसरे चरण में कितने यात्री जाएंगे? अध्यापिका: गगनयान मिशन के तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। उन्हें अंतरिक्ष में भेजने से पहले अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राकेश आश्चर्य से: इस प्रशिक्षण में उन्हें क्या-क्या सिखाया जाएगा? वहां तो चलने के लिए भूमि भी नहीं होगी, खाने के लिए घर का भोजन भी नहीं होगा। वे लोग वहां कैसे रहेंगे? अध्यापिका हंसती है। इस प्रशिक्षण में इन तीनों यात्रियों को अंतरिक्ष के वातावरण में रहने के कौशल सिखाए जाएंगे। दीक्षा: अध्यापिका जी, गगनयान कब अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका: इसके लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अगले वर्ष जब आप नई कक्षा में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तब गगनयान भी अपनी कक्षा में संभवतः स्थापित हो चुका होगा। शिक्षण संकेत: शिक्षक विद्यार्थियों को इसरो के विषय में बताएं, साथ ही उन्हें टैब एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से इसरो में होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी दें।
पृष्ठ संख्या 158। इसे भी जानिए। आजकल आप लोगों ने एआई का नाम बहुत सुना होगा। इसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हिंदी में इसे कृत्रिम मेधा कहा जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर अथवा मशीनों में मानवीय सूझबूझ की प्रणाली को डाला जाता है। इसी तकनीक के कारण कोई मशीन किसी मनुष्य की तरह सोच समझ सकती है। वह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा जिज्ञासाओं के उत्तर दे सकती है। इतना ही नहीं, वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ किसी रचनाकार की तरह कविता या कहानी भी रच सकती है ना यह अद्भुत? आप भी पुस्तकालय, शिक्षक, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से इसके उपयोग और सीमाओं के बारे में पता कीजिए। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एआई का एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 159। पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें फलों से लदे हुए कुछ पेड़ हैं, कुछ चिड़िया, एक गिलहरी और तितलियां भी हैं। आकाश में बादल के साथ सूरज भी चमक रहा है। आपकी अभिव्यक्ति। यहाँ दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक समझिए और इस पर आधारित कोई अनुच्छेद, कहानी अथवा कविता रिक्त स्थान में अपने शब्दों में लिखिए। पृष्ठ संख्या 160। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिस पर पेड़ की डालियों पर चिड़िया चहक रही है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आप अनुच्छेद, कहानी और कविता को पूरा करिए। अध्याय 12 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ। वाचन स्वर शियोली घोष। ध्वनि संपादन कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।